बड़ा ही सिंसियरली तरीके से आप एक दूसरे से टॉक करेंगे, क्योंकि ये बाद में मैं आपके क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में मैं भेज देता हूँ। आपने गूगल गूगल क्लासरूम देखा था अभी? यस सर, ड्राइव में कितने बच्चों ने हाँ, गूगल क्लासरूम में सर ड्राइव में आया था। ड्राइव में आया था, आपने वीडियो देखे थे? हाँ, ओके, तो वो पूरी तरह से डाउनलोड हो जाता है बच्चे, और रिकॉर्डेड हो जाता है। चलिए आज हम लोग फिर से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने कल ख़त्म किया था। हम लोग बात कर रहे थे इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम लोगों ने नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा भी हम लोग बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया कि इंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम कैसे हमारे बॉडी के इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स और वॉलेंट्री ऑर्गन्स दोनों को ही कैसे इफेक्ट करता है, कैसे कंट्रोल करता है और कैसे कोऑर्डिनेट करता है। तो अभी हम जानेंगे। हैज लेफ्ट। कल का क्लास में इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, हार्मोन्स क्या हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके अलावा कितने इंडोक्राइन ग्लैंड है हमारे बॉडी में, और उनके लोकेशंस वाइज आप लोगों ने लिस्ट किया था। और साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी उसमें लिखा कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है तो उसके एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन से क्रिएट होते हैं और उन हार्मोन का क्या इफेक्ट पड़ता है। आज हम बात कर रहे हैं हम लोग थायराइड ग्लैंड के बारे में। पहले हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में बात किया था। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि ये सभी ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करता है। जब कभी सपोज करो कि थायराइड ग्लैंड जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में वो हार्मोन नहीं से क्रिएट कर पा रहा, तो ऐसे सिचुएशंस में जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो टारगेटेड ग्लैंड्स का वो मदद करता है। जब वो ज़्यादा सिक्रिएट करता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कम करता है सिक्रिएट, लेकिन अगर वो कम करता है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा सिक्रिएट करके उसी टाइप के हार्मोन्स को सिक्रिएट करके उसको बैलेंस करता है। तो इस तरीके से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करता है। इस वजह से इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। सबसे पहले कोई से भी हम लोग ग्लैंड के बारे में जब हम डिस्कस करें तो पहले उसके लोकेशन के बारे में जानेंगे कि पहले उसका लोकेशन है क्या, मीन्स कि वो किस लोकेशन, पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन इट मीन्स कि वो कहाँ पे अवस्थित होता है। मीन्स कि हमारे गर्दन पे है कि हमारे पैरों पे है, कहाँ पे है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारा सेरिब्रम के जो हमारे बोन्स है ना, सेफेनॉइड बोन है। सेफेनॉइड बोन यहाँ पे कुल मिलाकर के 8 बोन होते हैं हमारे स्कल में। तो स्कल में 8 बोन में एक बोन होता है सेफेनॉइड बोन। सेफेनॉइड बोन में सेला टर्सिका के हाइपोफाइसिस फोसा, यानी कि उसका एक छोटा सा सैंडल के आकार का एक गड्ढा होता है हमारे बोन में, सेफेनॉइड बोन में। उस सेफेनॉइड बोन में ही वो पिट्यूटरी ग्लैंड अवस्थित होता है। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड का अवस्था तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे उसकी पोजिशनिंग होती है। अब हम उसके आगे क्या बात करेंगे, किसी भी चीज को अगर हम थोड़ा सा ब्रॉड तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं या फिर उसे डिस्कस करते हैं तो उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि वो सीक्वेंस में हमें बहुत लंबे समय तक याद रहे। जैसे मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन इंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका लोकेशन कहाँ पे है, तो इसका लोकेशन हमारा है। नहीं नहीं, हमारा है। तो हमारा सेफेनॉइड बोन के सेला टर्सिका के हाइपोफाइसिस फोसा वाले एरिया में उसकी पोजिशनिंग होती है। अब उसकी पोजिशनिंग में आपको वहां से जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस एरिया यानी कि हाइपोथैलेमस वाला पार्ट जो है हमारा जस्ट उसके ऊपर वाले एरिया में होता है। हमने हार्मोन के कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग ये जाने थे कि कोई सा भी इंडोक्राइन ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रिएट होता है उसका स्टोरेज और उसका सिक्रेशन वो एक ही जगह से होता है। लेकिन इंडोक्राइन ग्लैंड के पिट्यूटरी ग्लैंड एकमात्र एक एक्सेप्शनल ग्लैंड है। उसका पोस्टीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जिसका सेक्रेशन कहीं और से होता है, मीन्स कि हाइपोथैलेमस से होता है।
और स्टोरेज कहीं और होता है, पोस्टीरियर लोब में होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एंटीरियर लोब से आपके सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स यानी ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट होता है। फिर आपको मैंने बताया था एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसीटीएच, एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। आपको उसके बाद मैंने बताया था प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन ये कहाँ से सेक्रिएट होता है, ये भी आपका एंटीरियर लोब ऑफ यानी फ्रंटल लोब एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रिएट होता है। और इसके इसके अलावा और कौन सा है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है जो गोनेड गोनेड टाइप ऑफ ग्लैंड से जो सेक्रेशंस होते हैं वो हार्मोन, तो उस हार्मोन्स को भी वो बैलेंस करने का काम करता है। पोस्टीरियर लोब से दो हार्मोन सिक्रिएट होते हैं, कौन सा, एडीएच एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स, और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स को हम लोग बोलते हैं वेसोप्रोसिन। तो इस तरीके से इसमें कुल मिला जुला करके 7 और 8 मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। मैंने ग्रोथ हार्मोन को भी बताया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन सिक्रिएट करता है। और जो टीनेजर्स हैं या फिर जो इन्फेंसी पीरियड में है, चाइल्डहुड पीरियड में है, वैसे बच्चों में उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड एक सोमेटोट्रोपिक हार्मोन सिक्रिएट करता है जिसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं। मैंने कल भी आपको इस चीज़ का डिस्कशन किया था कि एग्जाम्पल बताया था कि कुछ बच्चों का उनके उम्र के अनुसार अपने उम्र के बच्चों से उसका ज़्यादा विशालकाय शरीर हो जाता है। तो ये रीज़न क्या होता है, वह रीज़न होता है कि हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है उसका सेक्रेशन कुछ ज़्यादा होने लगता है, और ऐसी स्थिति में हमारा जो शरीर का जो डेवलपमेंट होता है नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाता है। अब और नहीं अगर कम से क्रिएट होता है तो हम बौने हो जाते हैं, डॉर्फिज्म हो जाते हैं। एक तो हेरिडिटी का इफेक्ट होता है, वो दूसरी रीजन है। लेकिन कुछ रीजन की वजह से, जैसे अगर हमारा हार्मोनल बैलेंस नहीं है, हमारे घर के जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं वो सभी लंबे चौड़े हैं, लेकिन बावजूद हमारे जो बच्चे हैं वो छोटे हो गए, इसके पीछे का रीजन ये है कि उनमें हार्मोनल डिसबैलेंस है। तो यह सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स की वजह से। एक और मैंने बताया था मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि हमारे कलर को डिसाइड करता है, स्किन के कलर को डिसाइड करता है कि हमारा स्किन का कलर जो है वो सांवला है, गोरा है या फिर सफेद है, जिस भी कलर का। तो ये भी ये हार्मोन कहाँ से निकलते हैं, ये भी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये हमारे पीछे के क्लास का डिस्कशन था जो हमने पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड से थोड़ा नीचे आए, नेक के पास आते हैं, जहां पे आपका ट्रेकिया है, वहीं पे ट्रेकिया यानी कि ये जो लैरिंग्स और फेरिंग्स वाला एरिया जो है, लैरिंग्स वाला एरिया, वहां पे आपके थायराइड ग्लैंड होते हैं। दो थायराइड ग्लैंड्स हैं, दोनों थायराइड ग्लैंड्स में वो दोनों एक दूसरे से एक जो दो लोब्स हैं वो दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, जिसको इस्थमस बोलते हैं। इस्थमस एक चैनल के थ्रू से जुड़े हुए रहते हैं। और ये थायराइड ग्लैंड्स बेसिकली थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन ये दो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का। इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने बताया था कि ये हार्मोन जो है वो डायरेक्टली ब्लड में सिक्रिएट करते हैं। ब्लड में क्या करते हैं, वो सिक्रिएट करते हैं। तो ये ब्लड में सिक्रिएट होने पे डायरेक्ट जो टारगेटेड एरिया है इसके ब्लड में घुला, तो ये नहीं जरूरी नहीं है कि अब ये थायराइड ग्लैंड्स है जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग को इफेक्ट करता है। थायराइड ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स है, थायरोक्सिन हार्मोन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन, ये हार्मोन जो है हमारे मेटाबॉलिक को इफेक्ट करता है। तो मेटाबॉलिक इफेक्ट करने के लिए उसको लीवर के पास जाना पड़ेगा वो ब्लड, ये नहीं कि पैर के पास चला जाएगा। हाँ, मेंटल एबिलिटीज के लिए भी, हमारा मानसिक विकास के लिए भी ये थायराइड ग्लैंड जो है वह इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे आपको बच्चों का मंद बुद्धि होना, आप टीवी में देखा करते होंगे कि आयोडीन युक्त नमक दिया कीजिए। आयोडीन युक्त नमक क्यों देना चाहिए, क्या रीजन है कि आयोडीन युक्त नमक दीजिए, बच्चे जो है मंद बुद्धि हो रहे हैं, उनको ग्वाइटर हो रहा है यानी घेंघा रोग हो जा रहा है, और बच्चों में उस तरह के मानसिक विकास नहीं हो पा रही है। तो ये मानसिक विकास के पीछे का रीजन जो है हमारा थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन जो है
वो इफेक्ट करता है हमारे मेंटल एबिलिटी को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को। बच्चों आवाज सुनाई दे रहा है, स्पष्ट आवाज आ रहा है? यस सर। यस सर। You lost your network connection, try to reconnect. Okay. हाँ, तो हम बात कर रहे थे मेंटल और इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज को डेवलप करने के लिए। तो वो कैसे, आयोडीन युक्त हमें नमक लेने से क्या बेनिफिट है, जो थायराइड ग्लैंड है ना, तो वहाँ पे उससे थायराइड ग्लैंड को डेवलप होने में और इवन उसको बैलेंस सेक्रिएशंस के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन का बैलेंस अगर ज़्यादा सेक्रिएट हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है। ये हाइपर जो थायराइड ग्लैंड्स का हाइपर सेक्रेशन से वो हाइपोथर्मिया ग्वाइटर हो सकता है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपके बाल झड़, क्या बोलते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे बड़े बड़े आंख हो गए हैं, एकदम बाहर की ओर आई बॉल निकल जाते हैं। तो एक तो रीज़न होता है कि वो बहुत मोटे होते हैं, मतलब फैट ज़्यादा जमा हुआ होता है, तो उनके जो आई लेसेस वाले एरिया है, वो लेसेस, आई लेसेस वाले एरिया में उनका फैट ज़्यादा जमा होने की वजह से आई बॉल आगे की ओर सामने दिखता है। लेकिन ये एक तरीके का डिजीज भी हो जाता है जब हमारा थायराइड ग्लैंड जब ज़्यादा सिक्रिएट होता है। आप देखते होंगे कि बहुत बहुत लोगों का ना पसीना इतना ज़्यादा निकलता है, इतना ज़्यादा निकलता है, थोड़ा सा ही वर्कआउट करते हैं और स्वेट बहुत होता है। तो वो स्वेटिंग होने के पीछे का रीजन भी हमारा थायराइड ग्लैंड का ज्यादा सेक्रेशन होना भी है। अगर थायराइड ग्लैंड ज्यादा सेक्रिएट होगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होगा हाइपर हो जाएगा। हाइपर मेटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होगा कि जिस तरह से एक एक आग लगी हुई है, एक चूल्हे में आग लगी हुई है, वहां पे पूरा कोयला एकदम धधक रहा है और उसमें आप कुछ भी, कोई सा भी लकड़ी डालिए वो तुरंत जल जाता है। तो इट मीन्स कि हम कुछ भी भोजन खा रहे होते हैं, कोई सा भी हम खाना खा रहे होते हैं, वो अंदर जाने के बाद मेटाबॉलिक प्रोसेस इतना ज़्यादा होता है कि उसको ऑब्जर्विंग कैपेसिटी, एब्जॉर्ब करने का और उसको पूरी तरह से बॉडी में फैलने का टाइम ही नहीं मिलता है और वो तुरंत रिएक्ट करता है। तो इस तरह से हाइपर मेटाबॉलिक प्रोसेस भी हमारे लिए दिक्कत का कारण बन जाता है। तो अब हम बात कर रहे थे आपके थायराइड ग्लैंड के हाइपर सेक्रेशन से क्या नुकसान है। और अगर कम हुआ, कम होगा तो बच्चे मंदबुद्धि हो जाएंगे, उनके बाल झड़ने लगेंगे। देन बड़े लोगों में एक्सोडीमा, मैक्सोडीमा हो जाता है, मैक्सोडीमा। और जाइगोनिटिज्म जो होता है वो छोटे बच्चों में, इस बीमारी का नाम है, जिसमें अगर कम सेक्रेशन हो रहा है थायराइड ग्लैंड्स का, थायराइड ग्लैंड्स का कम सेक्रेशन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में, आवाज आ रहे बच्चे? यस सर। ओके। तो थायराइड ग्लैंड्स के कम सेक्रेशंस में आपको जाइगोनिटिज्म बीमारी हो जाती है बच्चों में। और बड़ों में मैक्सोडीमा हो जाता है, जिसमें बाल झड़ने लगते हैं, पुतलियाँ जो है वो काफ़ी फूल जाती है, स्वेल कर जाती है। और हमारा मानसिक स्थिति भी बैलेंस में नहीं रहता है। और इसलिए हमें साल्ट नियमित मात्रा में, और क्योंकि ये माइक्रो मिनरल्स होते हैं, मैक्रो मिनरल्स में आयोडीन नहीं आता है। मैक्रो मिनरल्स में क्या आता है, जैसे आयरन हो गया, ये मैक्रो मिनरल्स है, आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, सोडियम हो गया। दैट टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर मैक्रो मिनरल्स विच इज रिक्वायर्ड high amount as compared to the other minerals like iodine. Iodine is a micro minerals, तो इनकी आवश्यकता बहुत कम होती है, बहुत ही परसेंटेज कम होती है। लेकिन इसके बावजूद हमें ये लेना चाहिए ताकि हमारा थायराइड ग्लैंड सही तरीके से वर्क करे। और जो बच्चे हैं, बच्चों के मानसिक विकास में, मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग में, उसके अलावा उनके हाइट में भी, इट मीन्स कि ग्रोइंग ग्रोथ में भी इसका थायराइड ग्लैंड्स का रोल होता है। तो इस तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड का तो है क्योंकि वो डायरेक्टली ग्रोथ हार्मोन से क्रिएट कर रहा है, लेकिन थायराइड ग्लैंड का भी इनके बच्चों के सही तरीके से विकास में इसका इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है। तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड था। मैं अपने स्क्रीन को प्रेजेंट करता हूँ और प्रेजेंट स्क्रीन में आप योर इंटायर स्क्रीन,
बच्चों ये स्क्रीन प्रेजेंट दिख रहा है आपको? Yes, तेज, sir. सृष्टि, यस सर दिख ओके, रहा है। हाँ ठीक है, अब मैं लेके जाता हूँ। देखो अभी आप इसको पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पे दिख रहा है आपको, फिगर दिख रहा है, यस क्या लिखा हुआ? द थायराइड और थायराइड ग्लैंड is an is an endocrine gland in the neck consists of two two connecting lobes. The lower two-thirds of the lobes are connected by a thin band of tissue called thyroid isthmus. हमने बात किया था, अभी जिक्र किया था isthmus के बारे में। आवाज सुनाई दे रही है मेरी? Yes, sir. हमने अभी isthmus के बारे में जिक्र किया था आप लोगों से। आयुष, यस सर क्लियर है। ओके, तो ये इस्तमस दो लोब्स होते हैं। आप अभी मैं फिगर दिखाऊंगा, आपको पता चल जाएगा। अभी बस इसको पढ़िए। द थायराइड इज लोकेटेड एट द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल क्या है? आप ऐसे गर्दन में हाथ लगाओगे, बॉयज में ये ज्यादा थोड़ा सा प्रोमिनेंट होता है। आप देखोगे कि गर्दन में वो नेक के पास एक हेवाइड बोन है, तो वो हेवाइड कार्टिलेज जो है ना, वो एक दूसरे से ऐसे मिल जाता है, वही एडम्स एप्पल कहलाता है। जो नेक पे जो आपको उठा हुआ भाग दिखता है ना, बहुत सारे लड़कों में ये दिखेगा कि वो उठा हुआ है, निकला हुआ है, वही आपका एडम्स एप्पल कहलाता है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. हाँ, वेरी गुड बेटा। अभी हम चलते हैं थायराइड ग्लैंड के क्या होता है, किस प्रकार का, ये इसको मैं इसको थोड़ा सा देखो पहले। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये दिख रहा है आपको थायराइड ग्लैंड? यस सर। दिख रहा है बच्चों? हाँ सर। फिगर दिख रहा है आप लोग को, सभी को साफ यस सर साफ? दिख रहा है Yes, सर। sir. फिगर दिख रहा बेटा? अरे हाँ सर। हाँ, यस सर। Yes, sir. ओके। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि थायराइड ग्लैंड है, ये बेसिकली देखो, ये लैरिंग्स वाला एरिया हो गया, ये जो दिख रहा है, ये लैरिंग्स वाला एरिया हो गया। लैरिंग्स के, और ये जो है ट्रेकिया है, ये क्या है? कार्टिलेज का बना हुआ रिंग जैसा दिख रहा ना, रिंग हाँ जैसा। सर। ट्रेकिया क्या होता है? विंड पाइप होता है। 17 जो है वो आपके इस तरीके के रिंग बने रहते हैं। तो ये आपको कार्टिलेज का रिंग जो है विंड पाइप है, और यहीं पे लोकेटेड है हमारा थायराइड ग्लैंड। यही लोकेटेड है हमारा थायराइड ग्लैंड। और ये देखिए, इसके ऊपर लैरिंग्स वाले एरिया में, जिस जो गर्दन की ओर ऊपर आगे की ओर रहता है, उसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। क्या बोलते हैं? एडम्स एप्पल।
ओके, अभी ये लाइन जो है वो कट गया, तो वो फिगर नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये नॉर्मली ये दिख रहा है, एक मिनट, हाँ इतना तो दिख ही रहा है। ये दिख रहा है बच्चों आप लोगों को? यस सर। तो ये हमारा यस सर। थायराइड ग्लैंड हो, हाँ थायराइड ग्लैंड हो गया। और उससे मैंने हार्मोन्स के बारे में बताया, स्पेशली थायरोक्सिन हार्मोन, ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन। और ये दोनों ही हार्मोन जो है हमारे, उसका फंक्शन क्या है, थायराइड ग्लैंड का क्या फंक्शन है वो भी मैंने बताया कि मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग में उसका रोल होता है। दूसरा हमारे मेंटल एबिलिटीज को डेवलप करने में भी उसका रोल होता है, ग्रोथ करने में भी हमारा थायराइड ग्लैंड का रोल होता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सपोज करो कि जैसे कम होता है, अगर थायराइड ग्लैंड जो है कम सिक्रिएट करता है, तो आप देखते होगे कि ग्वाइटर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्वेल कर जाता है ना, स्वेल कर जाता है। देखे हो कभी कभार जो घींघा रोग जिसे बोलते हैं, बहुत पहले जब नमक में आयोडीन नहीं रहता था तो ये समस्याएं बहुत बृहत रूप में गांव घरों में दिखती थी, क्योंकि वो नमक जो होता था वो नॉर्मली साधारण नमक होता था, उसमें किसी तरह का रिफाइंड नमक नहीं होता था, पहले इतने रिफाइंड नहीं होते थे नमक। तो ऐसे केसेस में हमें जो मिनरल्स मिलने चाहिए उस ग्लैंड्स को, तो वो नहीं मिल पाता था, और उस वजह से ग्वाइटर यानी कि घींगा हो जाता था। और हाइपोथर्मिया ग्वाइटर भी हो जाता है, अगर जब ज़्यादा अगर निकलेगा तो भी उसके लिए दिक्कत है। कम होने पे छोटे बच्चों में मानसिक विकास, उनके हाथ पैर जो है वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, वो थोड़े से मंदबुद्धि टाइप के हो जाते हैं, अगर सही तरीके का कम सेक्रेशन हो रहा होता है तो वो हमारा जाइगोनिटिज्म कहलाता है। और बड़े लोगों में इसका असर वाले जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं मैक्सोडीमा, मैक्सोडीमा। तो ये सारी चीजें आपको सामने फंक्शन जो है आज हम लोगों ने डिस्कस किया थायराइड ग्लैंड्स के बारे में, और थायराइड ग्लैंड्स के फंक्शन के बारे में डिस्कस किया, और उसके लोकेशंस के बारे में डिस्कस किया, उसके हार्मोन्स के बारे में डिस्कस किया, और उसका क्या इफेक्ट हो सकता है हमारे बॉडी में उसका भी डिस्कस किया। कम हार्मोन से क्रिएट होने पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ज़्यादा हार्मोन से क्रिएट होने पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, ये सारे चीज़ों पे हम लोगों ने टॉपिक पे बात किया। होपफुली आप लोगों को समझ में आया, आज यस की सर। क्लासेस समझ में आए? हिमांशु, हिमांशु वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट इन, इट मीन्स की एक्सरसाइज फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बायो में उसकी अच्छी पकड़ है। हिमांशु, यस सर। हाँ बेटा, तुम्हें समझ में आया कुछ, और कुछ एक्स्ट्रा कुछ जानकारी मिली इसमें? यस सर। हाँ वेरी गुड। तुम लोगों से बहुत ही एक्सपेक्टेशंस हाई रहता है, इसी कारण जो है ना, बहुत जो माइनर माइनर चीज़ें आप लोगों के टेक्स्ट बुक में ना बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं बताया गया होगा, या डेप्थ में इन चीज़ों के बारे में नहीं दिया गया होगा। लेकिन मैं सोचता हूँ कि दोज हु स्टूडेंट्स आर, इट मीन्स की attending my class, they all students are bright students, because other students don't know idea about what is the importance of this class, so they will be no इट मीन्स कि वो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं वो कन्वर्सेशन जो हो रही हैं उसके सारे रिकॉर्डेड फॉर्म को मैं वापस से गूगल क्लासरूम में डाल देता हूँ। तो जो बच्चे नहीं अटेंड कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, मैं अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूँ आप लोगों के सामने कि मेरे पास जितनी जो भी सारी चीज़ें हैं जानकारियाँ मैं आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ, और जो आपके इस एज के क्राइटेरिया में, यानी कि आपके इस क्लास क्राइटेरिया में जो मेन स्ट्रीम सब्जेक्ट है उनसे भी आपका फायदा मिल सके। एक मिनट, अभी लाइन आ गया है। अच्छा चलो हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये हिमांशु, शालिनी आप बताइए, पिट्यूटरी ग्लैंड में पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन से क्रिएट होते हैं? शालिनी, यस सर। पोस्टीरियर लोब से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कितने हार्मोन से क्रिएट होते हैं? नहीं पता सर। क्यों नहीं पता? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा क्यों नहीं पता।
सर कल क्लास ज्वाइन ही नहीं किए थे और आज भी लेट से थोड़ा ज्वाइन किए थे तो आज आज मैंने तो क्लास में इस चीज का जिक्र किया। वैसे थोड़ा लेट आज की से तो वैसे बीच में नहीं समझ में आया। कोई नहीं, रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए। अगर नहीं अटेंड करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। और अगर क्लास आपने अटेंड नहीं किया था, गूगल क्लासरूम में मैंने ये सारे वीडियोस जो रिकॉर्डेड वीडियो है मैंने डाल रखे थे, आपको देखना चाहिए था समय निकाल करके। ऐसे यस बच्चे जो सर। छूट जाते हैं, क्योंकि अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि मैंने सर क्लास नहीं ज्वाइन किया, है ना, वो कोई ऑप्शन नहीं है अब। चलिए हिमांशु आप बताइए बेटा। हिमांशु यस सर। आप पोस्टीरियर लोब से बताइए सर। पोस्टीरियर। हाँ, पोस्टीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन सिक्रिएट होते हैं? दो सर, एक एंटी दो डायूरेटिक लोग। हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ओके, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स को और किस नाम से जाना जाता है? वैसोप्रेसिन। हाँ, वेसोप्रोसिन, वेरी गुड। ओके, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वेसोप्रोसिन, सृष्टि बाला? बाला। यस सर। What is the function of vasopressin? It means antidiuretic hormones. What is the function of antidiuretic hormones in our body? सर ये वाला नहीं सुने थे। Anybody knows about what is the function of vasopressin? It means antidiuretic hormones. आप लोगों ने गूगल क्लासरूम में भर भर के लिखा है उसके फंक्शन। रेगुलेट्स वाटर आप लोगों ने बॉडी में, एंटी डायरेटिक आयुष बोलो, क्या बोल रहे हैं? कंट्रोल ब्लड बॉडी में रेगुलेट करता है वाटर को। सर कंट्रोल ब्लड प्रेशर Okay. को भी कंट्रोल करता है। हाँ, yes, yes, very good. ऋषभ, yes, ऋषभ, बोलो ऋषभ। कंट्रोल ब्लड बढ़िया प्रेशर बोल रहे थे, बोलो। सर यस, वेरी गुड, कंट्रोल ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर को एक्ट ऑन कंट्रोल करता है, किडनी, बढ़ाता है या घटाता है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। किडनी हरी में किडनी एब्जॉर्प्शन पर ऑफ एक्ट वाटर, करता है। वेरी गुड। सर वाटर के बैलेंस को वाटर का अमाउंट को बैलेंस करता है और डिक्रीज देखो, यूरिन फॉर्मेशन। यस ऑफ कोर्स, वेरी गुड आयुष। देखो, हम वेसोप्रोसिन एक्चुअल में उस हार्मोन का नाम है, लेकिन उसके फंक्शन के वजह से उसका नाम क्या पड़ा? एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यूरिन होता है ना, यूरेटिक, यूरिन, यूरिन को एक्सर्ट करना मीन्स कि जो हमारा वाटर जो किडनी के थ्रू से फिल्टर हो रहा है और बाहर की और मैंने बताया था कि 175 लीटर पर डे जो है फिल्ट्रेशन होता है हमारे किडनी से, पर डे 175 लीटर। लेकिन हम बाहर कितना अमाउंट ऑफ लीटर हम बाहर सेक्रेट कर पाते हैं, एक्सर्ट करते हैं? वो मुश्किल से 1 से 2 लीटर, 1.5 लीटर के आसपास। तो ये बाकी जितने अमाउंट है मीन्स के 165 लीटर, वो 172 लीटर वो कहाँ जाता है? फिल्टर होता है, तो वो रीएब्जॉर्ब होता है हमारे कैपिलरीज के थ्रू से हमारे बॉडी में वापस आता है। तो ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेसिंग को फास्ट बनाता है। अगर यूरिन को ज्यादा एक्सर्ट ना करने के लिए ऐसे हार्मोन यूजफुल होते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। समझ में आया? यस सर। ओके, अभी हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे। अच्छा, ये सर? बताइए बेटा। हाँ, पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में पढ़ाइएगा। नेक्स्ट डे हम लोग बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड। अभी हम लोग सिर्फ बात किए थायराइड ग्लैंड। एक दिन में एक ग्लैंड को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है? और बाकी आपकी क्लासेस चली रही है।
या फिर अगर हमारे पास अभी तो 10:10 12 मिनट हो रहे हैं, अभी हमारे पास 20 मिनट है, हम लोग चलो पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। आपको थायराइड ग्लैंड के बारे में समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड? सर इसका काउजेस क्या होगा सर, नहीं समझ में आया। किसका काउजेस? किस चीज का काउजेस? मतलब थायराइड ग्लैंड अगर खराब हो जाए तो? थायराइड ग्लैंड खराब नहीं होता है बच्चे, थायराइड ग्लैंड तो है ही, अगर उसमें कमी आ जाना, मतलब कि जो हार्मोन का हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, मतलब थायराइड ग्लैंड अगर सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है तो ऐसे कंडीशंस में क्या होता है, पहले आप देखोगे ज्यादातर कि किसी को टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी का थायराइड जिसका बढ़ा हुआ रहता है तो ठंड के समय में वो स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग हो जाता है। जिसका थायराइड बढ़ा हुआ रहता है देखते हो कि बोलते हैं कि मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है, क्या मतलब कि थायरोक्सिन की अमाउंट जो है वो बढ़ी हुई है। ऐसी स्थिति में वो ठंड से बचाना होता है गर्दनों को। किसी भी अगर फैमिली के कोई भी अगर पर्सन को थायराइड बढ़ा हुआ है तो आप देखोगे कि उनको ठंड से बचना होता है। एक तो क्लाइमेट का जो है चेंजिंग वाले से बहुत इमीडिएट जो चेंज होता है उससे बचना होता है। दूसरा हमारे खान पान में सोडियम यानी साल्ट का सही मात्रा होना चाहिए, अगर सही मात्रा है तो हमारा थायराइड ग्लैंड सही तरीके से वर्क करेगा। सोडियम और आयोडीन ये दोनों ही चीजें सही अमाउंट में होने चाहिए। क्लियर है? यस सर। अब हम लोग बात करेंगे, ये देखेंगे थोड़ा सा, ये आपको दिख रहा है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फंक्शन रोल ऑफ द थायराइड ग्लैंड, दिख रहा है बच्चों? यस सर। हाँ, ये देखो यहाँ पे क्या है, मेटाबॉलिज्म, ब्रेकिंग डाउन फूड टू मेक एनर्जी, पहला तो ये हो गया, ठीक। दूसरा एनर्जी लेवल प्रोडक्शंस एंड यूज बाय सेल इन द बॉडी, ये दूसरा हो गया। बॉडी टेम्परेचर एंड हीट प्रोडक्शन, मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड से मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होता है वो फास्ट हो जाता है, तो उस वजह से टेम्परेचर तो बढ़ना ही बढ़ना है। और थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है हमारा हाइपोथैलेमस में, तो वो क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके बाद ऑक्सीजन यूज बाय सेल्स इन द बॉडी, ओके। हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो, ये थायराइड ग्लैंड का वर्क होता है। बोन ग्रोथ, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन था ना, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, मैंने इसमें बताया था ना कि बोन ग्रोथ वाला भी एक फंक्शन होता है। कैल्शियम लेवल, कैल्शियम इसमें ना, मैंने आपको बताया था कि इसमें दो मेन होते हैं, लेकिन एक और हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, सी सेल हार्मोन होता है। तो कैल्सीटोनिन हार्मोन से कैल्शियम सिक्रिएट होता है, और उसको किस तरीके से पैराथायराइड ग्लैंड जो है उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसको भी हम लोग आगे के पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन मेटाबॉलिज्म, विटामिन को भी एब्जॉर्ब करना होता है। ब्रेन डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर बिफोर बर्थ एंड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, देखो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको बताया था कि मेंटल लेवल को इंटेलेक्चुअली हाई होने के लिए जरूरी है कि सही तरीके से हमारा थायराइड ग्लैंड वर्क कर रहा है। मेंटल एबिलिटी अगर सही तरीके से नहीं फंक्शन कर रहा होगा तो ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, स्पेशली बर्थ और चाइल्डहुड पीरियड में। रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी थायराइड ग्लैंड, स्पेशली गोनेड ग्लैंड का वर्क होता है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका भी अपना एक फंक्शन है। अब हम बात कर रहे थे, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 हार्मोन्स के नाम दिख रहा है आपको? यस सभी सर। बच्चों? यस सर। हाँ, जब आपका थायराइड का टेस्ट होगा ना तो इस तरीके से आएंगे, ट्राई आइडोथायरोनिन लिखकर नहीं आएगा, ऐसे लिखेगा T3, T4 और CT, समझ में आया? जब आपका थायराइड का ब्लड टेस्ट वगैरह कराना हो तो उस समय जब वो टेस्ट का जब रिपोर्ट आता है तो ऐसे लिख के आएगा T3, T4 और CT। तो ये 3 हार्मोन स्पेशली सिक्रिएट होते हैं थायराइड ग्लैंड से, ट्राई आइडोथायरोनिन, दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन, तीसरा कैल्सीटोनिन, ठीक है?
समझ में आ गया? Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम? किसी को कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग ट्राईआइडोथायरोनिन के बारे में थोड़ा समझेंगे कि ये है क्या। ट्राईआइडोथायरोनिन हेल्प कंट्रोल बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब देखो एक टर्म नया यूज हुआ, ये बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है? बीएमआर। किसी को कुछ पता है बेसल मेटाबॉलिक रेट? हिमांशु? हिमांशु? पता नहीं। बेसल बेटा बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है कि जिस एक नॉर्मल हमारा ऑर्गन जो है फंक्शन कर रहा है, मतलब कि कोई स्पेसिफिक वर्क नहीं कर रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, एक सेडेंटरी पर्सन, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज वाला आदमी नहीं, एक्सपर्ट इंसान नहीं, एक नॉर्मल इंसान का उसके जितने भी ऑर्गन जो हैं उसको फंक्शन करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितना अमाउंट ऑफ इट मीन्स की ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो एब्जॉर्प्शन की आवश्यकता होती है, तो उसे ही बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। जिस अमाउंट से वो हमारा पूरे ऑर्गन जो है वो सही तरीके से फंक्शन हो रहा होता है नॉर्मल कंडीशंस में, तो इसे बोलते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। विच इज द लिस्ट अमाउंट ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द, यहाँ ट्राईआइडोथायरोनिन क्या करता है? ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। विच इज द लिस्ट अमाउंट एनर्जी नीडेड द कीप द बॉडी फंक्शनिंग व्हाइल एट रेस्ट। देखो बेसल मेटाबॉलिक रेस्ट का देखो यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ है, दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या लिखा हुआ है? कोई एक बच्चा पढ़ के मुझे बताओ। चलो शालिनी पढ़ के बताओ। Yes, sir. Which is the least amount of energy needed to keep the body functioning, which while at rate T3 also. Sir, मतलब जहाँ तक blue है वहीं तक. बस ब्लू वाले तक। Which is the least amount of energy needed to keep the body functioning. While at rest, मैंने क्या बताया कि बेसल मेटाबॉलिक रेस्ट क्या होता है कि वो सबसे कम एनर्जी जो कि हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए जब हम विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी की आवश्यकता होती है, मतलब न्यूनतम एनर्जी, मतलब उससे कम एनर्जी की, अगर कम एनर्जी मिलेगा तो हम वर्क नहीं कर सकते, हम फिर सही तरीके से हम रह नहीं पाएंगे, तो वो सबसे लिस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? BMR. यस, BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट। समझ में आ गया? समझ में आया? Yes, sir. हाँ, तो ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। किसी किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है ना, कि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है हमारे ऑर्गन को सही तरीके से फंक्शन कराने के लिए या सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए, और किसी किसी का बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत कम होता है कि उसको कम अमाउंट एनर्जी से ही उन लोगों का काम चल जाता है। लेकिन इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? ट्राईआइडोथायरोनिन। ट्राई मतलब 3, T3, ट्राईआइडोथायरोनिन, जिसमें थायरोनिन का 1 मॉलिक्यूल्स और आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल्स मिलकर के ट्राईआइडोथायरोनिन हार्मोन को बनाते हैं। अब बात करें थोड़ा सा, अब हम नीचे चले। T3 also control body temperature, glucose production, heart rate, blood pressure and brain and lungs। T3 का क्या क्या काम है? वो आपके टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, ग्लूकोज प्रोडक्शन करता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर और ब्रेन एंड लंग्स डेवलपमेंट बिफोर बर्थ एंड अर्ली चाइल्डहुड। T3 वर्क्स विथ द अदर हार्मोन टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ लॉन्ग बोन्स। तो ये
किस हार्मोन के साथ जुड़ करके हमारे बोन को बढ़ाता होगा? हिमांशु बताइए, किस हार्मोन के साथ ये एडेड हो करके हमारे बोन को बढ़ाएगा? ग्रोथ हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन। यस, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स, वेरी गुड। ग्रोथ हार्मोन्स यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर लोब से जो सेक्रिएट होता है अल्फा सेल से, वही आपका उसके साथ मिलकर के ये ट्राइआयोडोथायरोनिन का आपका वर्क था, फंक्शन था। अब हम बात करेंगे थायरोक्सिन T4 के बारे में। T4 इज द मेन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायराइड सम ऑफ द T4 मेन हार्मोन होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड में जो मेन हार्मोन है वो थायरोक्सिन हार्मोन है, फिर ट्राइआयोडोथायरोनिन और एक कैल्सीटोनिन जो है बहुत ज्यादा उससे सेक्रेशंस नहीं होता है, सबसे ज्यादा उसका हेल्प जो होता है पैराथायराइड ग्लैंड्स के थ्रू से होता है। चेंज इनटू T3 विच इज मोर एक्टिव हार्मोन। ये T4 मेड इज चेंज इनटू T3। सबसे ज्यादा एक्टिव है ट्राइआयोडोथायरोनिन, एक्टिव होता है, लेकिन ये T4 जो है वो क्या करता है, वो T3 में चेंज हो जाता है। और T4 कंट्रोल हार्ट फंक्शन। T4 का क्या काम है? थायरोक्सिन हार्मोन का हार्ट फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, बोन एंड मसल्स हेल्थ एंड ब्रेन डेवलपमेंट। इसमें देखो ब्रेन डेवलपमेंट का, जैसा कि हमारा ट्राइआयोडोथायरोनिन में जो वर्क था ऑलमोस्ट वही वर्क जो है थायरोक्सिन हार्मोन भी करता है, लेकिन कुछ जैसे मेटाबॉलिक रेट को, बेसल मेटाबॉलिक रेट को जो है कंट्रोल करने का काम, फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम, ये वाला जो है एरिया जो है ये सेक्शन ट्राइआयोडोथायरोनिन, मतलब ट्राइआयोडोथायरोनिन जो है वो मोस्ट एक्टिव है एज कंपेयर टू द थायरोक्सिन हार्मोन, बट द मेन हार्मोन इज थायरोक्सिन हार्मोन which is secreted by the thyroid gland। अब कैल्सीटोनिन बेसिकली कैल्सीटोनिन से नाम से पता चल रहा है कि कैल्शियम। Calcitonin CT helps control the amount of calcium and phosphate in the blood. It does the 3 ways। कैसे ये करता है help? By altering the rate which bones are broken। 3 वे से कैल्शियम और फास्फोरस को ब्लड में कंट्रोल करता है। altering the rate of which bones are broken down and reformed by signaling the kidneys to pass more calcium into urine and by signaling the parathyroid gland to make more parathyroid hormone PTH, पैराथायराइड हार्मोन। तो ये पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में अब हमारे पास बहुत ज़्यादा समय तो नहीं बचा है, 5 मिनट बचा हुआ है, तो हम लोग बस इसी पे डिस्कस करें कैल्सीटोनिन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है, क्या वर्क करता है। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो होता है वो हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस के अमाउंट को कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि जब जैसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड में कैल्शियम हो जाता है तो उसको क्या करता है, बोन्स में जो टूटा हुआ होता है, बोन टूटा हुआ, उसको बनाने में वो कैल्शियम को उसमें यूज कर दिया, या फिर कभी कभार जो किडनी है, किडनी के थ्रू से सेक्रिएट होकर निकल जाता। लेकिन अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ कैल्सीटोनिन हो जाता है तो आप जानते होंगे कि स्टोन समझते हो ना, स्टोन, किडनी में स्टोन आता है, एक ऐसा टर्मोलॉजी यूज होता है, हम लोग ज्यादातर सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, किडनी में स्टोन हो गया है। तो ये किडनी में स्टोन होने का रीजन यही है कि अगर हमारा पैराथायराइड ग्लैंड जो है, हार्मोन जो है, वो अगर कम से क्रिएट करेगा तो कैल्सीटोनिन की मात्रा जो है वो बढ़ जाए, ज्यादा से क्रिएट करेगा तो कैल्शियम की अमाउंट जो है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, तो वो किडनी के ऊपर वाले पार्ट में ना वो जमा होता चला जाएगा और वो ठोस बन जाएगा। तो इसलिए पैराथायराइड ग्लैंड का हमारा इंपॉर्टेंट है और ये कैल्सीटोनिन हार्मोन का भी इंपॉर्टेंस है। अगर सही तरीके से ज्यादा अमाउंट अगर होगा तो फिर किडनी स्टोन होने की चांसेस होंगी, और कम होगा तो कैटरेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका रतौंधी जैसी चीजें होने लगेंगी। तो ये सारी चीजें समस्याएं आ जाती हैं। तो इस तरीके से ये 3 तरीके से जो टूटे हुए हैं उसको बना करके कैल्सीटोनिन हार्मोन उसको बनाता है। दूसरा किडनी से पास करा करके कैल्शियम जो कि यूरिन से बाहर निकल जाता है। और तीसरा पैराथायराइड ग्लैंड के पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन के साथ मिक्स होकर के वो सारे मीन्स के जो कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है वो फंक्शन करता है, वर्क करता है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के क्लास समझ में आ गया होगा।
किसी को कोई प्रॉब्लम आज के क्लास में? यस सर। हाँ पीयूष बोलो। सर मेटाबॉलिज्म क्या होता है सर? मेटाबॉलिज्म हिमांशु बताएगा। The sum of all chemical reactions taking place in a body due to molecular interactions. पीयूष देखो, पीयूष मेटाबॉलिज्म क्या है बच्चे? जैसे केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दो टर्म होता है। केटा यानी कि ब्रेकडाउन, केटा मतलब टूटना, और एना मतलब कि जुड़ना, है ना। मॉलिक्यूल्स के टूटने और जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम कोई फूड पार्टिकल्स है, खाना खा रहे हैं, खाना खाए तो वो कार्बोहाइड्रेट हम लोग इंटेक किए, अब वो ग्लूकोज में टूटेगा, ग्लूकोज से फिर वो क्या होगा, मोनोसाइक्राइड में बनेगा, मोनोसाइक्राइड से फिर वो जब उसको ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी तो वो जब ज्यादा ग्लूकोज हो जाएगा ब्लड में तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हुआ, कार्बोहाइड्रेट ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज में आया। तो ये जो टूटने फूटने की क्रिया है, टूटना यानी केटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, बोथ प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म इन विच कंसिस्ट केटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। केटाबॉलिज्म समझ में आया? केटा मतलब टूटना, और एना मतलब जुड़ना। समझ में आ गया? यस सर। मेटाबॉलिज्म समझ में आ गया? यस सर। हाँ, हिंदी में इसको बोलते हैं चपा चपय, ऐसा ही कुछ वर्ड है। चलिए, आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया? नेक्स्ट क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए। आप अपने आप को लीव कर, और किसी को कुछ प्रॉब्लम आज के क्लास में आप बोल सकते हैं। आज का होमवर्क जो है आप लोगों के लिए रहेगा थायराइड ग्लैंड, क्या लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड का, उसके बाद व्हाट इज थायराइड ग्लैंड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड हाउ मेनी हार्मोन्स आर सेक्रेटेड बाय द थायराइड ग्लैंड्स एंड व्हाट इज देयर फंक्शन। ये सारे चीजें विथ फिगर आप बनाएंगे और उसको गूगल क्लासरूम में सेंड करेंगे। हिमांशु, आपने गूगल क्लासरूम में नहीं सेंड किया? क्या सर? कल का जो होमवर्क था पिट्यूटरी ग्लैंड पे मैंने होमवर्क दिया था, गूगल क्लासरूम क्लास 10 का आपने देखा था आज का? कल का तो उसमें बना करके भेजना है, और कोशिश करिए कि सारे बच्चे जो है एक ही का कॉपी मत कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने एक का ही एक जैसा बना रखा, उसी तरह से बना करके भेज दिया, वैसा नहीं होना चाहिए। चलिए, आप लोगों को होपफुली ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आज की टॉपिक समझ में आई होगी। उसके अलावा जो आज हमने होमवर्क दिया है, आशा करते हैं कि आप लोग वो सारे होमवर्क को कंप्लीट करके क्लास वर्क गूगल क्लासरूम में भेज देंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन लीव।